सामना करती थी। बिजली कभी अपने पड़ोस में रहने वाले कबूतर चाचा के पास जाती है। कबूतर चाचा, मेरा बेटा बहुत बीमार है, मुझे उसके इलाज के लिए पैसे चाहिए, आप मेरी मदद कर दो। कभी बहन, तुम तो जानती हो हम गरीब पक्षी हैं, हमारे पास तो खाने के लिए कभी दाना होता है और कभी नहीं। कोमल चिड़िया जंगल की सबसे अमीर चिड़िया है, तुम चिड़िया के पास जाओ, हो सकता है वो तुम्हारी मदद करे। बिजली कभी कबूतर की बात सुनकर जल्दी से कोमल चिड़िया के घर जाती है। कोमल चिड़िया बिजली कभी की बात ध्यान से सुनती है। कभी बहन चुप कर जाइए, जो मुझसे हो सका वो मैं जरूर करूंगी। चिड़िया बहन, मेरे बेटे को बचा लो, मैं तुम्हारा उधार चुका दूंगी। उसकी जरूरत नहीं है कभी बहन, आप मुझसे पैसे ले जाएं, लेकिन मेरे साथ मेरे खेत के काम में मदद करवाना। चिड़िया बहन, मैं आपका काम दिल लगाकर करूंगी, देखना आपका मुनाफा दोगुना हो जाएगा। फिर कोमल चिड़िया बिजली कभी को पैसे दे देती है। कभी वो पैसे लेकर उल्लू वैद्य के पास चली जाती है। 1 महीने तक जुगनू कभी का इलाज होता है, जिसके बाद वो ठीक हो जाता है। कभी बहन, आपका बेटा अब बिल्कुल ठीक है, आप इसे घर ले जाएं। ये सुनकर बिजली कभी बहुत खुश होती है। उल्लू वैद्य जी, मेरे पास शब्द नहीं है, मैं कैसे आपका धन्यवाद करूं। फिर बिजली कभी अपने बेटे को साथ लेकर घर चली जाती है। मम्मा, आपने मेरे इलाज के लिए पैसे कहाँ से लिए थे? जुगनू बेटा, तुम्हारे इलाज के लिए मैंने पैसे चिड़िया से लिए थे, अब मैं चिड़िया के खेत में काम करूंगी। मम्मा, आप चिंता नहीं करें, अब मैं भी ठीक हो गया हूँ, हम दोनों मिलकर चिड़िया के खेत में काम करेंगे और उनका उधार चुका देंगे। अगले दिन से बिजली कभी और उसका बेटा जुगनू चिड़िया के खेत में जाते हैं और वो मन लगाकर काम करते हैं। चिड़िया की मकई की फसल पहले से दुगनी हो जाती है। ये देखकर चिड़िया बहुत खुश होती है। कभी बहन, आपकी वजह से इस दफा मेरी फसल दुगनी है, आपने अपना वादा पूरा किया, आपकी वजह से ही मुझे ये सब मिला है। चिड़िया बहन, तुमने मेरी मदद की, मेरे बेटे की जान बचाई, अब मेरा भी कर्तव्य बनता है कि मैं ईमानदारी से काम करूं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन कोमल चिड़िया अपने खेतों में काम कर रही थी कि तभी एक खतरनाक सांप चिड़िया को डस लेता है। चिड़िया अपने खेतों में ही बड़ी बड़ी मदद के लिए पुकारती है, बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मुझे सांप ने काट लिया है। बिजली कभी खेत में दूसरी ओर काम कर रही थी। वो आवाज सुनकर भागी भागी वहां आती है। जुगनू बेटा, चिड़िया को तो सांप ने काट लिया है, हमें चिड़िया को जल्दी उल्लू वैद्य जी के पास लेकर जाना होगा। फिर बिजली कभी और जुगनू कौवा मिलकर चिड़िया को उठाते हैं और उसे उल्लू वैद्य के पास ले जाते हैं। उल्लू वैद्य चिड़िया का इलाज शुरू करता है। शाम होने के बाद चिड़िया अपनी आंखें खोलती है। क्या मैं जिंदा हूँ? चिड़िया बहन, तुम ठीक हो? वो तो बहुत अच्छा हुआ चिड़िया, जो बिजली बहन तुम्हें समय पर यहाँ ले आई, वरना अब तक तुम मर चुकी होती। कभी बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी जान बचाने के लिए। चिड़िया बहन, तुम्हारा मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है, मैं कभी नहीं भूल सकती। फिर बिजली कभी और उसका बेटा जुगनू चिड़िया को उसके घर ले जाते हैं। चिड़िया बहन, अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हारे खेत के काम सारे मैं ही कर लूंगी, बस अब तुम कुछ दिन आराम करो। फिर बिजली कभी चिड़िया के सारे काम करती है। वो मकई की फसल काटती है और उसे मंडी में ले जाती है। मकई की फसल बेचकर बहुत मुनाफा होता है। बिजली कभी वो सारे पैसे लेकर चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया बहन, ये रहे आपके पैसे, मैंने आपकी फसल मंडी में बेच दी है। कभी बहन, इन पैसों में से आधे पैसे आप रख लें और आधे मैं रख लूंगी। अगर ऐसे ही हम दोनों मिलकर एक दूसरे की मदद करते रहे तो हमेशा खुश रहेंगे। उस दिन से कोमल चिड़िया और बिजली कभी मिलकर काम करती हैं और वो सुख दुख में एक दूसरे का ख्याल रखती हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद।
ऊपर वाले, आखिर तो किस जन्म का बदला ले रहा है मुझसे? मेरा और मेरे बेटे का क्या कसूर है? बबली कबूतरी अपने बेटे बबलू को लिए तेज बारिश में उड़ रही थी। उसके पति कबूतर ने उसे धोखा देकर दूसरी शादी कर ली थी और बबली कबूतरी को उसके बेटे के साथ तेज बारिश में घर से बाहर निकाल दिया था। बेचारी कबूतरी पर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी उसे एक पेड़ पर घर दिखाई देता है। लगता है इस घर में कोई भी नहीं रहता, आज रात यहीं रह लेती हूँ। कबूतरी उस घर में जाती है और अपने बेटे को घोंसले में बिठाती है। बबलू बेटा, तुम यहीं रहना, मैं अभी तुम्हारे लिए कोई मीठा फल ढूंढ कर लाती हूँ। बारिश रुक जाती है। कबूतरी अपने घर से निकलती है। उसे एक पेड़ पर फल दिखाई देता है। जैसे ही वो फल तोड़ने लगती है, तभी एक चील पीछे से कबूतरी पर हमला करती है। छोड़ दो चील, मुझे छोड़ दो, मेरा बेटा अकेला है, वो मर जाएगा। लेकिन चील कबूतरी पर दया नहीं करती और वो उसे मारकर खा जाती है। कोमल चिड़िया भोजन ढूंढकर अपने घर आती है। तभी उसे अपने घर में से बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। अरे ये क्या, मेरे घर में बच्चे के रोने की आवाज? ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया घर के अंदर जाती है। वो देखती है घोंसले में एक कबूतर का बच्चा बैठा हुआ है। बबलू बहुत छोटा था, वो अभी बोल नहीं सकता था, वो रो रहा था। चिड़िया उसे चुप कराने की कोशिश करती है। तभी वो देखती है कबूतर की आंखों से गिरने वाले आंसू सोने के मोती बन रहे थे। ये देखकर चिड़िया हैरान होती है। ऐ ऊपर वाले, ये कैसे हो सकता है? इस बच्चे की आंखों से गिरने वाले आंसू सोने के मोती बन रहे हैं। लगता है ये कोई अनाथ और जादुई बच्चा है। ऐ ऊपर वाले, तूने आज मेरी सुन ली। आज इस बच्चे को मेरी झोली में डालकर मेरे सभी दुखों को दूर कर दिया। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया ऊपर वाले का धन्यवाद करती है। अगले दिन कोमल चिड़िया उन सोने के मोती को बेचकर अपने लिए एक नया घर खरीदती है। चिड़िया अब उस बच्चे की वजह से बहुत अमीर हो जाती है। एक दिन चिंकी तोती चिड़िया के दरवाजे पर आती है। चिड़िया बहन, दरवाजा खोलो। चिड़िया दरवाजा खोलती है। क्या हुआ तोती बहन, इतनी सुबह सुबह? चिड़िया बहन, क्या बताऊं, बुलबुल बहुत बीमार है। अगर वैद्य से उसका इलाज ना करवाया तो उसकी जान भी जा सकती है, लेकिन हमारे पास इलाज के लिए पैसे नहीं है। तोती के इतना कहते ही अंदर से बच्चे के रोने की आवाज आती है। तभी चिड़िया घर के अंदर जाती है और बबलू को चुप करवाने लगती है। पीछे तोती भी घर के अंदर चली जाती है। तभी वो छोटे कबूतर की आंखों से निकलने वाले सोने के मोती देख लेती है। अरे चिड़िया बहन, इस बच्चे की आंखों से गिरने वाले आंसू सोने के मोती बन रहे हैं। क्या ये कोई जादुई बच्चा है? हाँ चिंकी बहन, ये बच्चा जादुई है। जब भी कोई परेशानी में होता है तो ये रोने लगता है और इसके गिरने वाले आंसू सोने के मोती बन जाते हैं। तुम ये सोने के मोती अपने पास रखो, अगर तुम्हें और जरूरत पड़ जाए तो आकर ले जाना। फिर तोती वो मोती लेकर चली जाती है, जिसके बाद जंगल के सभी पक्षियों को उस नन्हे कबूतर का पता चल जाता है। बादल जी, अगर उस छोटे कबूतर को हम अपने पास रखें तो वो बच्चा हमें माला माल कर देगा। हाँ बिजली, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। ये सोचकर वो काफी चिड़िया के घर जाते हैं। देखो चिड़िया बहन, इस छोटे कबूतर के माता पिता मेरे घर में इंतजार कर रहे हैं। तुम मुझे ये बच्चा दे दो ताकि मैं इसे इसके माता पिता को दे सकूं। इस बच्चे की माँ मैं हूँ, ये मेरा बच्चा है, मेरे अलावा कोई भी इसका नहीं है। बादल जी, ये ऐसे नहीं मानेगी, इसे सबक सिखाना ही होगा। बिजली कभी एक लाठी उठाती है और चिड़िया को मारने लगती है। देखो कभी, मेरे बच्चे को छोड़ दो, इसे मत लेकर जाओ, ये बच्चा बस मेरा है। चिड़िया को ऐसे रोता देखकर कबूतर का नन्हा बच्चा भी रोने लगता है। तभी उसकी आंख से सोने के मोती गिरने लगते हैं, जिसे देखकर वो कभी चिड़िया को मारना बंद कर देती है और सोने के मोती उठाने लगती है। बिजली, ये तुम क्या कर रही हो? कुछ सोने के मोती मुझे भी दो। ऐसे वो पति पत्नी मोती इकट्ठे कर रहे होते हैं। तभी मौके का फायदा उठाकर चिड़िया लाठी उठा लेती है। रुको अब तुम दोनों, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे को लेकर जाने की?
ऐसा कहते हुए चिड़िया लाठी से उन कपों को खूब मारती है और उन्हें मार मार कर वहाँ से भगा देती है। बबलू बेटा, मुझे माफ कर दो, मैं तुम तक कोई भी दुख नहीं पहुँचने दूंगी। कोमल चिड़िया उस छोटे बच्चे को प्यार कर ही रही होती है, इतने में वहाँ बबली कबूतरी की आत्मा आ जाती है। चिड़िया बहन, तुम बहुत अच्छी हो। तुमने मेरे बेटे के दर्द को समझा और उसे अपने बेटे की तरह पाला। फिर बबली कबूतरी सारी बात चिड़िया को बताती है। कबूतरी बहन, आपके साथ बहुत बुरा हुआ। ये बच्चा अब केवल आपका नहीं, मेरा भी है। आपने इसे जन्म दिया है तो मैंने इसे पाला है। मुझे इसकी शक्तियों से कोई लालच नहीं है। क्या तुम मेरे बच्चे को एक साधारण बच्चा बना सकती हो? चिड़िया की बात सुनकर बबली कबूतरी अपने बेटे को एक साधारण बच्चा बना देती है। कोमल चिड़िया अब अपने बच्चे के साथ बहुत खुश रहने लगती है। प्यारे दोस्तों, कहानी को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। सागर वाले जंगल में कोमल चिड़िया अपनी बेटी के साथ रहती थी। कोमल चिड़िया अपना और अपनी बेटी का पेट पालने के लिए आम की खेती किया करती थी। कोमल चिड़िया अपने बागीचे की देखभाल में पूरा दिन गुजार देती थी, लेकिन फिर भी उसके आम कभी आधे पकते तो कभी पूरे कच्चे रह जाते और कभी कभी तो उसके आम पर काले काले धब्बे पड़ जाते। ऐसे आमों को जब कोमल चिड़िया जंगल के बाजार में बेचने जाती है तो कोई भी पक्षी उसे नहीं खरीदता। जब कोमल चिड़िया किसी व्यापारी को अपने आम बेचने जाती तो वो उसे कहता, अरे अरे चिड़िया, ये कैसे आम ले आई हो? ऐसे आम तो कोई भिखारी भी ना ले। भला मैं क्या खरीदूंगा? अरे चाचा, आप एक बार इसे खाकर तो देखें, ये बहुत मीठे आम हैं। अरे चिड़िया, खाएंगे तब ना जब आम देखने में अच्छा होगा। जब इसे देखकर पक्षी खरीदेगा ही नहीं तो खाएगा कहाँ से? निराश होकर कोमल चिड़िया अपने आमों की टोकरी उठाती है और वापस चली जाती है। अब तो कोमल चिड़िया की ये हर साल की कहानी बनती जा रही थी। हर साल उसके आम रखे रखे सड़ जाते, जिसके चलते उस पर कर्ज का बोझ बढ़ता ही जा रहा था। उन्हीं कर्जदारों में थे कफे। वो कफों का भी एक आम का बागीचा था। उन कफा और कफी के आम जंगल में सबसे महंगे बिकते थे। अब तो उन कफों को चिड़िया का उस जंगल में रहना जरा भी पसंद नहीं था। दरअसल एक बार चिड़िया की बेटी कफी के बेटे से लड़ाई करती है और वो उसे बहुत मारती है, जिसके चलते अब वो कफी चिड़िया को जरा भी पसंद नहीं करते थे। एक दिन बादल कफा और बिजली कफी कोमल चिड़िया के घर आते हैं। चिड़िया, हमने सुना है तुम पर कर्ज का बोझ बढ़ता ही जा रहा है। मैं तो कहती हूँ तुम हमारे बगीचे में काम करो। अगर हमारी नौकर बनकर रहोगी तो कर्ज से बची रहोगी, वरना तुम माँ बेटी इस जंगल में बेकारन ही बनकर रह जाओगी। देखना बिजली, एक दिन मैं तुमसे भी अमीर बन जाऊंगी। मुझे भी कारण बनना मंजूर है, लेकिन तुम जैसे कफों के यहाँ नौकरी करना नहीं पसंद। ये सुनकर वो पति पत्नी गुस्से में आ जाते हैं। अरे ओ भूखी चिड़िया, पक्षियों को अपनी औकात देखकर बात करनी चाहिए। हम तो यहाँ तुम्हारी मदद के लिए आए थे, लेकिन सुन, अब तेरे पास बस 2 हफ्ते हैं अपना कर्ज चुकाने के लिए। अगर इतने समय में कर्ज नहीं चुका पाई तो तुम माँ बेटी के सामने तेरे घर की नीलामी कर दूंगा, समझी तू? चल बिजली, चले। ऐसा कहते हुए वो कफा और कफी वहाँ से चले जाते हैं। माँ, अब क्या होगा? क्या कफी अंकल अब हमें घर से निकाल देंगे? नहीं बेटी, तुम चिंता नहीं करो, मैं कुछ करती हूँ। मैं किसी से कुछ कर्ज उधार ले लेती हूँ। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया अपने घर से निकलती है और अपने पुराने दोस्त तोते के घर पर जाती है, लेकिन तोते के घर पर तो ताला लगा हुआ था। निराश होकर कोमल चिड़िया घर वापस लौट रही थी कि रास्ते में उसे एक साधु पक्षी पेड़ के नीचे गिरा हुआ दिखाई देता है। कोमल चिड़िया तुरंत वहां जाती है। पानी, कोई मुझे पानी ला दे। हाँ साधु बाबा जी, मैं अभी पानी लेकर आती हूँ। फिर कोमल चिड़िया पास की नदी से पानी लाकर साधु पक्षी को देती है। साधु जल्दी से पानी पीता है। साधु बाबा जी, आप ठीक तो है ना? हाँ बेटी, मैं अब ठीक हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। बेटी, तू मन की बहुत सच्ची है। तूने एक साधु पक्षी की मदद की है। मुझे बता, तुझे क्या चाहिए?
साधु बाबा जी, बस मुझे आशीर्वाद दीजिए, मेरा कर्ज और गरीबी दूर हो जाए। ये सुनते ही साधु पक्षी अपनी पोटली से एक बीज निकालता है और कोमल चिड़िया को देता है। बेटी, इस बीज को बो देना और बोते ही जो भी फल के नाम की तुम इच्छा करोगी, ये बीज उसी का पेड़ बन जाएगा। और देखना बेटी, उस पेड़ के फल ही तुम्हारी गरीबी दूर करेंगे। कोमल चिड़िया साधु पक्षी का धन्यवाद करके अपने घर की ओर लौट जाती है। फिर चिड़िया उस बीज को अपने बागीचे में बो देती है। बोते समय वो अपने मन में आम का नाम लेती है। अब चिड़िया उस बीज की बहुत अच्छे से देखभाल करना शुरू कर देती है। वो बीज 2 दिन में ही पौधे में बदल जाता है। तीसरे दिन जब कोमल चिड़िया बागीचे में आकर देखती है तो हैरान होती है। लगता है ये कोई जादुई बीज है जो इतनी जल्दी पौधे में बदल भी गया है। देखते ही देखते 1 हफ्ते में वो पौधा पेड़ में बदल जाता है और उस पर फल लगने लगते हैं। अगले दिन कोमल चिड़िया उस पेड़ से एक आम तोड़कर देखती है तो उसे यकीन ही नहीं होता। वो आम कोई मामूली नहीं बल्कि सोने का आम था। कोमल चिड़िया बाजार में जाती है और उस आम को बेच देती है। उस आम के चिड़िया को इतने पैसे मिलते हैं जितने वो 1 साल भर में भी नहीं कमा पाती। फिर चिड़िया पैसे ले जाकर कौवों को दे देती है। इतनी जल्दी ढेर सारे पैसे मिलने पर कौवे हैरान तो थे, लेकिन उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। धीरे धीरे कोमल चिड़िया जंगल की सबसे अमीर चिड़िया बन जाती है। ये सब देखकर कौवे बहुत जल रहे थे। बादल जी, ये भिखारन जो सड़क पर आने वाली थी, इसके पास ऐसा कौन सा खजाना आ गया है जो इतनी हवा में उड़ रही है? हाँ बिजली, चलो आज तो पता करके ही रहेंगे। कोमल चिड़िया को पता था कौवों को उसकी अमीरी हजम नहीं होगी, इसलिए उसने अपने सोने के आम के पेड़ के आसपास जाल लगवा दिए थे। लेकिन कौवों को ये बात नहीं मालूम थी। जब वो कौवे चिड़िया के बागीचे में जाते हैं तो सोने के आम देखकर हैरान होते हैं। अच्छा, तो पति जी ये राज है इस भिखारन की अमीरी के। हाँ बिजली, आज इसकी अमीरी निकालता हूँ, सारे आम ही हम ले जाएंगे। ये कहते हुए वो पति पत्नी दोनों जैसे ही आम के पेड़ के पास जाते हैं तो वो दोनों कौवे जाल में फंस जाते हैं और वो दोनों कौवे उल्टे लटक जाते हैं। वो जाल से छूटने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन जब वो नहीं निकल पाते तो शोर करने लगते हैं, बचाओ, कोई हमें बचाओ। तभी कोमल चिड़िया वहाँ आती है। वो कौवों को जाल में फंसा हुआ देखकर बोलती है, कौवों, मुझे मालूम था तुम दोनों से मेरी अमीरी नहीं देखी जाएगी, इसीलिए तो मैंने जाल बिछवाए थे। चिड़िया बहन, हमें माफ कर दो, हम कभी दोबारा चोरी नहीं करेंगे। माफी तो अब तुम महारानी चील के सिपाहियों से मांगना। फिर चील महारानी के सिपाही आते हैं और उन कौवों को ले जाते हैं और उन्हें एक गुफा में बंद कर देते। अरे ये क्या पक्षियों, हमने तो सोचा था कि नए जंगल में जाएंगे, वहाँ भोजन की परेशानी नहीं होगी, परंतु इस जंगल में ना फल है और ना ही सब्जियाँ। हाँ बादल भैया, अब हमें भोजन लेने के लिए रोज फिर से दूर ही जाना पड़ेगा। चीकू, ये तो बहुत गलत है, हम रोज भोजन लेने भला कहाँ जाएंगे? देखो बिजली बहन, हम इस समस्या का कोई ना कोई हल तो ढूंढ ही लेंगे, परंतु अभी दोस्तों हम सबको अपने मजबूत घर बनाने होंगे, क्योंकि बारिश का कुछ भी नहीं पता कि कब हो जाए। शाम हो जाती है। शाम तक सभी पक्षी जंगल में अपने अपने मजबूत लकड़ियों के घर बना लेते हैं। रात हो जाती है। पक्षियों, घर तो बना लिया हमने, अब कल भोजन लेने हमें दूर जाना पड़ेगा। मैं तो ये बात सोच सोच कर परेशान हो रहा हूँ। कबूतर भैया, मैंने इस समस्या का उपाय ढूंढ लिया है। बस हमें कुछ महीने ही भोजन की खोज में जाना पड़ेगा दूसरे जंगल। उसके बाद हमारे जंगल में बड़े बड़े फलों के पेड़ होंगे और सब्जियों के खेत भी। अच्छा, मानो क्या है उपाय? बिजली बहन, हम सब मिलकर कुछ पैसे इकट्ठे करते हैं और फिर दूसरे जंगल से फलों और सब्जियों के बीज खरीद लाते हैं। वैसे भी बरसात का मौसम करीब है। अगर हमने बीज अपने जंगल में बो दिए तो देखना कुछ ही समय बाद हमारे जंगल में भी फलों के पेड़ और सब्जियां उग आएंगी। हाँ चिड़िया बहन, ये उपाय तो बहुत अच्छा है। क्यों पक्षियों, तुम सब क्या कहते हो? हाँ हाँ, मैं राजी हूँ, करते हैं सब मिलकर काम।
फिर अगले दिन सभी पक्षी चिड़िया के घर में आते हैं और अपने अपने पैसे चिड़िया को जमा करवाते हैं। चलो दोस्तों, अब सबके पैसे जमा हो गए। अब मैं और कबूतर भैया जाकर दूसरे जंगल के पक्षी से बीज खरीद लाते हैं। फिर मानो चिड़िया और कबूतर दोनों पहाड़ों के रास्ते दूसरे जंगल बीज खरीदने चले जाते हैं। शाम तक वो बीज खरीदकर वापिस आ जाते हैं। चलो दोस्तों, बीज तो आ गए हैं, अब हम सबको मिलकर मेहनत करनी होगी। फिर वो सारे पक्षी मिलकर मेहनत से जमीन में बीज बो देते हैं। अरे बिजली, कहाँ फंस गया मैंने कभी इतनी मेहनत नहीं की। हाँ बादल जी, बीज को बोते बोते मेरी कमर भी अटक गई है। अरे बादल और बिजली, बातें कम करो, काम ज्यादा करो, क्योंकि हमें अभी बहुत काम करना है। कुछ ही घंटों में वो सारे पक्षी मिलकर जमीन में सारे बीज बो देते हैं। अगले दिन जंगल में जोरदार बारिशें शुरू हो जाती हैं। सभी पक्षी बारिश से बहुत खुश थे, क्योंकि बारिशों के पानी से उनके बोए हुए बीजों में से नन्हे नन्हे पौधे निकल रहे थे। ऐसे ही कुछ महीने गुजर जाते हैं। सभी पक्षियों की मेहनत अब रंग ले आई थी। अब तो उनके जंगल में काफी बड़े बड़े फलों के पेड़ लग चुके थे, और तो और सब्जियां भी काफी तेजी से बढ़ रही थी। अरे वाह वाह, क्या बात है इस आम की, ये आम तो बहुत मीठा है। हाँ तोते, ये सेब भी बहुत मीठा है, मजा आ रहा है खाने में। मानना पड़ेगा चिड़िया, तुम्हारी वजह से ही आज हम सब पक्षियों को बैठे बिठाए फल मिल रहे हैं। बिजली और बादल दूसरे पक्षियों को फल खाता देखकर चल रहे थे। उनके तो मन में अब लालच पैदा हो गई थी। बिजली, पैसे तो हमने भी दिए थे उन बीजों के, अब उन फलों पर हमारा हक है। इसलिए मैंने सोच लिया है कि मैं उन पेड़ों से फल तोड़कर दूसरे जंगल में महंगे दामों में बेच कर आऊंगा। बादल जी, वैसे हमारी सोच कितनी मिलती जुलती है, पता है मैं भी यही सोच रही थी। उन पक्षियों को क्या पता था, बादल कौवा तो सभी पेड़ों से कुछ कुछ फल तोड़कर अपनी बैलगाड़ी पर लादकर दूसरे जंगल ले जाता है और शाम तक सारे फल बेचकर बहुत मुनाफा कमाकर घर लौट आता है। इसी तरह दूसरे दिन भी बादल कौवा ऐसा ही करता है। वो सभी पक्षियों के फल बेचकर काफी मुनाफा कमा रहा था। चिड़िया बहन, बहुत हो गया, अब हम बादल कौवे को ये सब नहीं करने देंगे। हाँ चीकू भैया, हमने ये फलों के पेड़ अपने लिए लगाए थे, ना कि बेचने के लिए। चलो सब मिलकर उन कौवों से बात करते हैं। फिर चिड़िया, कबूतर और तोता गुस्से में कौवों के पास जाते हैं। अरे ओए बादल के बच्चे, क्या तमाशा लगाया हुआ है तुमने? अगर सारे फल तोड़कर दूसरे जंगल में बेच दोगे तो हम सब क्या खाएंगे? हाँ बादल, हम तुम्हें ऐसा नहीं करने देंगे। याद रखो, ये सारे पेड़ हम पक्षियों के भी हैं। उन पेड़ों पर मेरा भी हक है। मैं उन फलों के साथ जो भी करूं, तुम्हें उससे क्या? बादल भैया, तुम लालच कर रहे हो, लालच ना करो, लालच का अंजाम हमेशा बुरा होता है। अरे जाओ जाओ, कब से बोले जा रहे हो, हम फल जरूर बेचेंगे। मैं देखती हूँ मेरे बादल जी को कौन रोकता है फल बेचने से। बिजली बहन, अगर आप ऐसा करोगे तो हम सब मिलकर आपको इस जंगल से निकाल देंगे। रुको रुको पक्षियों, ज्यादा गुस्सा ना करो। चलो ठीक है। ऐसा है ना पक्षियों कि मैंने तो अब दूसरे जंगल में अपने फलों की दुकान खोल ली है। अब मैं उस दुकान को बंद नहीं कर सकता। तुम सब पक्षी ऐसा करो कि मुझे एक आम का पेड़ ही दे दो। मैं वादा करता हूँ कि आम के पेड़ के अलावा मैं किसी दूसरे पक्षी के पेड़ को नहीं छूऊंगा। ठीक है बादल भैया, आप आम का पेड़ रख लो, लेकिन याद रखना फिर सब्जियों और किसी भी पेड़ पर आपका कोई हक नहीं होगा। हाँ हाँ ठीक है, मुझे मंजूर है। बादल कौवा तो पैसों की लालच में आकर एक पेड़ ले लेता है। अब बादल कौवा रोज अपने आम के पेड़ से आम तोड़कर दूसरे जंगल ले जाता है। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रात एक लकड़हारा पक्षी उस जंगल में आता है। अरे वाह, कितने दिनों से आम का पेड़ ढूंढ रहा था। मुझे इसी आम के पेड़ की लकड़ी ही तो चाहिए थी। अब इस पेड़ को काटना ही पड़ेगा। फिर वो लकड़हारा उस आम के पेड़ को काटने लगता है। अगली सुबह हो जाती है। जब बिजली कौवी और बादल कौवा अपने पेड़ के पास जाते हैं तो वहाँ कुछ भी नहीं था। अरे बादल जी, हमारा आम का पेड़ कहाँ गया? बिजली, लगता है कोई लकड़हारा हमारा पेड़ काट कर ले गया है।
बादल जी, हम तो बर्बाद हो गए। अपनी लालच की वजह से बादल कपे ने अपना बहुत बड़ा नुकसान कर लिया था। अब वो किसी दूसरे पेड़ से फल और सब्जियां भी नहीं खा सकता था। जंगल में कई दिनों से बारिशें लगातार हो रही थी। बादल जी, इन बारिशों के दिनों में मुझे भूख भी बहुत ज्यादा लगती है। मैं क्या करूं? मेरा भूख से बहुत बुरा हाल है। बिजली, रसोई में कुछ पड़ा है खाने को? हाँ, रसोई में मिर्ची के अलावा कुछ भी नहीं पड़ा। सब कुछ खत्म हो गया। वो गंदी आंखों वाला कबूतर मुझे हजार हजार बातें सुनाएगा। उसके पास मीठा फल तो है, मैंने देखा था, वो अभी अभी लेकर जा रहा था। अच्छा, अगर कबूतर के पास मीठा फल है तो मैं जाती हूँ। मैं किसी न किसी तरह वो मीठा फल ले ही आऊंगी। फिर बिजली कभी अपने घर से निकलती है और वो कबूतर के घर की ओर जाती है। बबली, मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं सीधा फल के पेड़ की ओर गया और मुझे ये मीठा फल मिल गया। अगर ना मिलता तो हम दोनों को आज भूखे ही रहना पड़ता। कबूतर, मेरे सुंदर कबूतर भाई, जरा दरवाजा खोलना। बबली, ये तो बिजली कभी की आवाज है। वो इतनी तेज बारिश में यहाँ क्या करने आई होगी? फिर बंटी कबूतर दरवाजा खोलता है। कबूतर भैया, मेरा भूख से बुरा हाल है, प्लीज मुझे कुछ खाने को दे दो। लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। है, आपके घर में एक मीठा फल है, मुझे सब मालूम है। लेकिन वो फल तो मैं और बबली खाने ही वाले थे। अगर खाने नहीं देना तो मुझे एक नजर देख ही लेने दो वो मीठा फल। ठीक है, चलो देख लो। फिर कबूतर बिजली कपी को घर के अंदर ले जाता है। ये मीठा फल तो बहुत स्वादिष्ट होगा। बिजली बहन, अगर हमें कोई और मीठा फल मिला तो हम आपको भी जरूर देंगे। अरे ये क्या? वो देखो कबूतर, तुम्हारे मटके के पीछे चूहा है। जैसे ही वो पति पत्नी पीछे मुड़कर देखते हैं तो बिजली कवि उनका मीठा फल लेकर वहाँ से भाग जाती है। रुको रुको दुष्ट कवि, मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। कबूतर भी बिजली कवि के पीछे भागता है, लेकिन बिजली कवि झाड़ियों में जाकर छुप जाती है। मैं कितनी मुश्किल से मीठा फल ढूंढ कर लाया था, बेशर्म कवि छीन कर ले गई। फिर कबूतर वापस घर चला जाता है और बिजली कवि कबूतर से छुपते हुए वापस अपने घर चली जाती है। शाम के बाद कबूतर और कबूतरी मानो चिड़िया के पास जाते हैं। चिड़िया बहन, अगर तुम्हारे पास कुछ दाने हैं तो हमें दे दो, हम बहुत भूखे हैं। लेकिन कबूतर भैया, आप तो सुबह मीठा फल लाए थे। चिड़िया बहन, क्या बताऊं, वो मीठा फल तो वो दुष्ट काली कवि हमसे छीन कर भाग गई। ये सुनकर मानो चिड़िया हंसने लग जाती है। कबूतर भैया, वो कौवा और कपी तो हर समय भूखे ही होते हैं। कल बादल कपे ने तोते से भी फल छीन लिया था। फिर मानो चिड़िया कबूतर और कबूतरी को कुछ दाने दे देती है। वो दोनों पति पत्नी दाने लेकर अपने घर चले जाते हैं। बिजली कवि आधे से ज्यादा फल खुद खाती है और बाकी बचा हुआ बादल कपे को दे देती है। बिजली, मेरे लिए इतना सा फल, इससे भला मेरा क्या होगा? अच्छा, इतनी भूख लगी थी तो खुद जाकर ले आते। अब मुझे सोने दो, मुझे बहुत नींद आ रही है। फिर बिजली कवि अपने घोंसले में आराम से सो जाती है। दूसरे दिन मानो चिड़िया और कबूतर उड़ते हुए इंसानों की बस्ती की ओर जाते हैं। किसान की पत्नी छपरे के नीचे बैठी मीठा हलवा बना रही थी। चिड़िया बहन, किसान की पत्नी बहुत दयालु है, अगर हम उससे मीठा हलवा मांगे तो वो हमें जरूर देगी। हाँ कबूतर भैया, लेकिन हो सकता है कि हलवा थोड़ा हो। फिर चिड़िया और कबूतर किसान की पत्नी के पास जाते हैं। माँ जी, बारिश की वजह से दाना बहुत मुश्किल से मिलता है, हम भूखे हैं, हमें भी थोड़ा सा मीठा हलवा दे दे। चिड़िया, मेरी माँ और बहन आ रही है, इसलिए हलवा थोड़ा है, लेकिन हाँ, मैं तुम्हें हलवे का सामान दे देती हूँ। तुम घर जाकर मीठा हलवा बनाकर खा लेना। ये तो बहुत अच्छी बात है चिड़िया बहन, बहुत मजा आएगा ऐसी बारिश में मीठा हलवा बनाने का। फिर किसान की पत्नी एक पोटली में उन्हें हलवे का सामान दे देती है। चिड़िया और कबूतर वो पोटली लेकर अपने जंगल वापिस आ जाते हैं। वो सीधे कबूतर के घर जाते हैं। बबली बहन, मीठा हलवा तुम बनाओगी या मैं बनाऊं? मानो बहन, मैं मीठा हलवा बहुत स्वादिष्ट बनाती हूँ।
आप बैठो, मैं बनाती हूँ। बबली कबूतरी रसोई में आग जलाती है और मीठा हलवा बनाना शुरू करती है। बादल बादल उठो, मुझे कबूतर के घर से मीठे हलवे की खुशबू आ रही है। क्या ऐसे मौसम में कबूतर ये हलवे का सामान कहाँ से लाया होगा? जरूर ये खुशबू किसी और के घर से आ रही होगी। बादल जी, तुम जाओ, एक बार जाकर तो देखो। फिर बादल कौवा अपने घर से निकलता है और खिड़की से जाकर देखता है। कबूतर, कबूतरी और मानो चिड़िया सभी मिलकर मीठा हलवा खा रहे थे। चिड़िया बहन, तुम सब क्या खा रहे हो? काले कौवे, तुम भाग जाओ यहाँ से, वरना मैं लाठी उठा लूँगा। कबूतर भैया, इतना गुस्सा मत करे। चिड़िया बहन,